Okay, great. That's good. Thank you so much, Gulshan. I'm doing good today. आज का हमारा टॉपिक लेक्चर हमारा जो है लेक्चर नंबर 5 होगा। इस लेक्चर नंबर 5 में हम अर्थ के एटमॉस्फेयर और दूसरी तमाम चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से हम देखने की कोशिश करेंगे। लेक्चर की ये फाइल जो है वो क्लास एंड पे आपकी क्लास में शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। आज हमें समझना है, पेपर में हर दफ़ा हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन होता है एटमॉस्फेयर से। अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाजमी तौर पर जो है वो क्वेश्चन कोई ना कोई वो पिक करता है। और चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बना किस किस तरह से होता है। पहले तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो प्राइमरीली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और आई एम श्योर आपको अभी तक याद होगा। अगर नहीं याद है तो देख लीजिएगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन इसमें 78% होते हैं, ऑक्सीजन इसमें 21% होते हैं, और जो रिमेनिंग 1% है वो ट्रेस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर्स पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन जो बताऊं प्लीज उसको अभी कभी याद कर लीजिएगा, उसको अभी कभी रिटेन कर लीजिएगा, उसको अभी कभी समझ लीजिएगा ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि क्विज का आंसर दे सकें। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी हैं। यूं तो इसकी सेवरल लेयर्स हैं लेकिन जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हमारे पास द सन यानी कि ट्रोपो, द सन स्ट्रेटोस्फेयर, मेल्टेड द एग यानी कि मेल्टेड से हमारे पास मेसोस्फेयर, और जो हमारे पास है द से थर्मोस्फेयर है, और ई से हमारे पास एक्सोस्फेयर है। सो इसकी मैनमोनिक डिवाइस बड़ी मजे की है हमारे पास, जैसे माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स था द सन मेल्टेड द एग। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हमारे पास मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आपने जब द पहले जो है वो याद रखना है द सन, तो इसमें याद रखना है कि यहाँ पे द जरूर आ रहा है लेकिन ये यहाँ पे पहला ट्रोपो है। ठीक है, जबकि तीसरे नंबर वाली हमारी जो लेयर है वहां पे जो है वो द एज इट इज इस्तेमाल होगा, द सन मेल्टेड द एग जो है वो। अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की बात कर लेते हैं, ट्रोपो के बारे में जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रोपो से शायद हमारे एग्जामिनर को खासी मोहब्बत, वो पूछ लेता है ट्रोपो के बारे में कि ट्रोपो के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पे वेदर जो है वो अकर होता है। क्या मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्लाइमेट अकर होते हैं? क्या वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज का नाम है या डिफरेंट है? क्या एक ही है या मुख्तलिफ है? हमारे पास डिफरेंट है। ग्रेट हो गया। याद रखेंगे हमारे पास ट्रोपोस्फेयर जो है ये, इसका एल्टीट्यूड जो होता है जमीन से जो है 8 से 15 किलोमीटर तक होता है। ये डिस्टेंस पूछ रहता है, वो किलोमीटर्स में पूछता है, माइल्स में बहुत कम पूछता है। फिर उसके बाद जो है वो जब नियर द पोल्स है, इसकी मैक्सिमम जो सतह है ट्रोपोस्फेयर की, जमीन से शुरू होकर वो 18 किलोमीटर तक जाती है। ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है। उसके साथ साथ हम जब बाकी लेयर्स को ट्रोपोस्फेयर के साथ स्ट्रेटो को, मेसो को, थर्मो को आज ही के लेक्चर में आगे चल के तफसीलन समझेंगे, सारी की सारी लेयर्स को। ठीक है, आगे चल के समझेंगे, अभी के लिए हमने जितना समझा ये काफी है। आज ही के लेक्चर में आगे चल के इनके बारे में तफसीलन बात होगी क्योंकि अभी हम सिर्फ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर पर बात करें। नेक्स्ट हमारे पास ओजोन है। ओजोन के बारे में एक चीज याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर O3 से बड़ी मोहब्बत करता है। ओजोन लोकेटेड कहाँ पे है, इस क्वेश्चन को भी बारहा पूछ चुका है और वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। ये हमारे पास दरअसल हायर कंसंट्रेशन है ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है। और ये करती क्या है, यूवी रेडिएशन से जमीन को प्रोटेक्ट करती है। जब आप बचपन में थे तब से आपको ओजोन बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं याद कर रहे लेकिन हमें ये समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है।
और इसमें क्या होता है, कुछ गैसें, और वो गैसें पूछ रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। क्या ट्रैप करती हैं? ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, सूरज से आने वाली, उनको वापस नहीं जाने देती, और इस तरह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, हम सब जो हैं वो इंसान अगर इस जमीन के ऊपर हैं तो हम सब के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर मौजूद है। ठीक है, ये हवा का प्रेशर है। अब आप ये समझेंगे कि सर अगर हमारे ऊपर हवा का कोई प्रेशर है तो हम अपने कंधों पे बोझ क्यों नहीं महसूस करते हैं? इसका आसान सा जवाब ये है क्योंकि आपके अंदर भी जो है वो एक प्रेशर मौजूद है जो कि बैलेंस कर देता है इन दोनों को। अगर आप इसको देखना चाहें, कभी फील करना चाहें, तो किसी पहाड़ के ऊपर चले जाइएगा। आप फील करेंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर से प्रेशर कम होता चला जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, आपसे वो ये पूछता है पेपर में, डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड्स के साथ या इंक्रीज होता है? आंसर इज डिक्रीज होता है। सी लेवल पे ये कितना जो है वो किलो पास्कल जो होता है सी लेवल पे ये 101.3 जो है वो किलो पास्कल जो होता है, या इसे 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पे कहता है। मैं ये चाहूंगा कि ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको अभी कभी याद हो जाना चाहिए, ताकि आप जब हम क्विज में से गुजरें तो आपके लिए मुश्किल ना हो मसला। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेदर पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसे एनी जीनियस के जो मैंने 6 के 6 पॉइंट्स बताए हैं उन्हें सारे की सारी डिटेल्स याद हो गई हैं? ऐसा नहीं हु कैन क्लेम कि मुझे याद हो चुका है? आसान डिटेल्स से, मुश्किल तो थी नहीं। ग्रेट। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वेदर पैटर्न्स, जो हम जब हम वेदर पैटर्न्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है इंटरेक्शन होता है एयर मासेस का। वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि वेदर जो है वो उसकी क्रिएशन कैसे होती है, मूवमेंट होती है और इंटरेक्शन होता है एयर मैसेज का। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर के अंदर। कुछ लोग एटमॉस्फेयर के अंदर, वो आपको ऑप्शन देता है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो आपके लिए जरूरी है कि अगर ट्रोपो का ऑप्शन है तो उसको आप टिक करें, अगर वहां पे ट्रोपो नहीं है तो आप जो है वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को यहाँ से क्लिक कर। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी से मुराद जैसे कि नाम से जाहिर होता है एक मैयर है, एक तरीकेकार है जिससे हवा की क्लीनलीनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी जगह पे हवा बहुत गंदी है, जैसे लाहौर के पास ये अवार्ड रहा, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ये एलिमेंट्स किस हद तक शामिल है। ये हमारे पास एयर क्वालिटी कहलाए। नेक्स्ट हमारे पास आइनोस्फेयर है। आइनोस्फेयर से क्या मुराद है? ये बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है थर्मोस्फेयर के अंदर, जरा गौर कीजिएगा। थर्मोस्फेयर के अंदर एक ऐसा रीजन होता है जो कि जिसके अंदर आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वही हैं कि जिनकी वजह से हम रेडियो वेव्स जो हैं वो गुजर पाती हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कम्युनिकेशन होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आइनोस्फेयर हमारे पास एक ऐसी सतह है जो कि थर्मोस्फेयर के अंदर, और यहाँ पे क्या है? आयंस, आयंस की वजह से ही इसे आइनोस्फेयर कहते हैं। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यही वजह है रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन का और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है, और उसके बाद हम क्विज पे चलते हैं, स्पेस एनवायरनमेंट। एक्सोस्फेयर हमारे पास जो है, एटमॉस्फेयर की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, एक्सो, हमारे पास एक्सो आउटर स्फेयर सतह। सो जो हमारे पास आउटर मोस्ट हमारे पास सतह है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। ये वही है हमारे पास जहाँ पे सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। सो वो जगह जहाँ पे आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो हमारे पास जो है वो एक्सोस्फेयर कहलाते हैं, आउटर मोस्ट लेयर। ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हमें क्लियर हो चुके हैं तो हम अब जो है वो क्विज की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टू मोस्ट अबंडेंट गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर?
ऑप्शन बी हमारे पास ठीक ऑप्शन रहेगा। मानूर ने सबसे पहले इसका जवाब दिया। वेरी गुड, शाबाश। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज वेदर प्राइमरली अकर? कहाँ पे वेदर होते हैं जनाब? अभी मैंने बताया कि वेदर जो है वो कहाँ पे बनते हैं हमारे पास। वेदर हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। ऑप्शन सी ठीक रहेगा। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स जीरो, वो कंटेन्स द ओजोन लेयर? ये ओजोन कहाँ से होती है? ये मेसो के अंदर होती है ओजोन जो है। ओजोन नहीं साहब, ट्रोपो के अंदर होती है। ओजोन की जगह ना बदलें, ओजोन माइन कर जाएगी। ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। वेरी गुड, शबाना। व्हाट इज द रोल ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? क्या ऑप्शन रहेगा, क्या इसका आंसर होगा जी? व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? Protecting against UV radiations. Which gas contributes to the greenhouse effect in the atmosphere? कौन सी जो वो गैस है जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है? हमारे पास ऑप्शन बी इसका ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल? क्या होता है सी लेवल के ऊपर? जरा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। द आंसर इज 101.3 किलो पास्कल। ग्रेट, एक्सीलेंट मानूर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास व्हाट फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग hurricanes एंड tornadoes इन द एटमॉस्फेयर? कौन सा है फिनोमेना जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके पास hurricane और tornadoes का? कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? मरियम अफजल जो है इन्होंने लिखा, और शबाना ने सबसे पहले लिखा। ग्रेट, हमारे पास वेदर पैटर्न इसका ठीक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। What layer of atmosphere contains ions and free electrons supporting less distance communication? What layer of atmosphere contains ion and free electrons supporting long distance communication? कहाँ पे होता है ये हमारे पास जो है वो? जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन होती है। हमारे पास कौन सी सरफेस होती है? आइनोस्फेयर, और वो फॉल करेगी एक्सोस्फेयर के अंदर। सो जो करीब तरीन आंसर रहेगा वो इसमें एक्सोस्फेयर होगा। इन एक्चुअल तो वो हमारे पास आइनोस्फेयर होती है, लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास आइनोस्फेयर जिसमें फॉल करती है। एक्सोस्फेयर इज द क्वाइट रेलिवेंट ऑप्शन। What is the measure of cleanliness of the atmosphere and is influenced by the factors like pollution? कौन सा ऐसा मेजर है जिससे आप जो है वो क्लीनलीनेस ऑफ एटमॉस्फेयर को जज करता है? वेरी गुड, शाबाश। नईम ने सबसे पहले आंसर दिया। इज एयर क्वालिटी। ओके, which layer of atmosphere gradually transitions into outer space and is where satellite orbits the earth? क्या आंसर रहेगा हमारे पास इसका? मानूर ने दिया ऑप्शन डी इसका जो है वो ठीक ऑप्शन है। ये हमारे पास एक्सोस्फेयर रहेगा। चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम। ध्यान से समझिएगा ताकि हम इस काबिल हो सकें कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का अगर हम गौर करें तो इसका मतलब एक कम्युनिटी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स एक ऐसा हमारे पास इकोसिस्टम है जहाँ पे कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक फैक्टर्स जो हैं इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं।
जो जिंदा हैं वो बायोटिक फैक्टर होंगे, और जो जिंदा नहीं हैं वो एबायोटिक होंगे। इकोसिस्टम में पहले क्वेश्चन इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। दूसरे नंबर पर बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, उस पे पूरी की पूरी दुनिया का 10% जो है वो नॉन स्पीशीज सिर्फ उसी के अंदर है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जो है वो जिंदगी पाई जाती है लेकिन मुख्तलिफ है। तो हर इकोसिस्टम दूसरे सिस्टम से मुख्तलिफ हो सकता है। इकोसिस्टम करता क्या है? इकोसिस्टम एसेंशियल सर्विसेज देता है, यानी कि हवा जो है, पानी, पॉलिनेशन, ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करना इकोसिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कीस्टोन स्पीशीज हमारे पास कौन सी स्पीशीज होती हैं? ऐसी स्पीशीज जो किसी भी सिस्टम के ऊपर जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, वो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं। सो हमारे पास हमें यही याद रखना है कि कीस्टोन स्पीशीज जो है वो क्या है। जैसे इंसान जो है वो इस सिस्टम की कीस्टोन स्पीशीज है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो सारी कम्युनिटीज जो है वो डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है कोरल रीफ। छठे पे आ जाएंगे हम। कोरल रीफ का मतलब ये हमारे पास है जो कि मैरीन जो है वो इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है। कोरल रीफ जो है बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास जो है पानी मैरीन के अंदर पाए जाने वाली ये स्पीशीज हैं, और उनमें से कोरल रीफ जो है वो सरफहरिस्त है। जितनी भी मैरीन स्पीशीज पाई जाती हैं उनमें 25% है कोरल रीफ। यूँ समझ लीजिए खास किस्म की स्पीशीज है पौधों की, जो कि मैरीन के अंदर जो है वो पाई जाती है। और ये हमारे पास जो है 25% कवर करता है मैरीन स्पीशीज का, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोरल रीफ सिर्फ 1% ओशन फ्लोर का कवर कर पाता है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को याद रख लीजिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में हमें चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मैं कोरल रीफ और ये चीज़ें समझा सकूं। सिर्फ ये याद रख लीजिएगा, कोरल रीफ हमारे पास मेरीन सिस्टम इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाली इंतहाई इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। कहने को इसका साइज हजम इतना बड़ा है कि 25% मेरीन स्पीशीज जो है वो ये कवर करती है, लेकिन ओशन फ्लोर पे ये सिर्फ 1% से भी कम एरिया को कवर करती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन इम्पैक्ट। डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या असर होते हैं? लकड़ियों को काटना, जंगलों को काटना। आप जानते हैं कि वो इकोसिस्टम तबाह हो जाता है जिससे उसकी एसेंशियल चीजों को काट दिया जाता है। वहां पे हैबिटेट का लॉस होता है, स्पीशीज जो है वो उनकी एक्सटेंशन होती है, खत्म हो जाती हैं, और क्लाइमेट चेंज होता है। ग्लोबल इकोसिस्टम जो है, अर्थ हमारे पास मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसे फॉरेस्ट हमारे पास, फॉरेस्ट के अंदर एक अपनी जिंदगी है, अपनी दुनिया है। ग्रासलैंड घास के अंदर एक अपनी दुनिया है। डेजर्ट सहराओं के अंदर अपनी जिंदगी है। वेटलैंड्स के अंदर अपनी जिंदगी है। ओशंस के अंदर अपनी जिंदगी है। सो ग्लोबल इकोसिस्टम से मुराद हमारे पास मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज पाई जाती है। ट्रॉपिकल लेवल्स। हर इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे प्लांट्स हैं हमारे पास, कंज्यूमर्स हैं, कहीं पे हर्बीवर्स हैं, कहीं पे कार्निवर्स हैं, कहीं पे डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स तकरीबन हर जगह ही मौजूद होते हैं। सो ये वो हैं जो कि एनर्जी के फ्लो, ये पूछता है कि ये मुख्तलिफ जो है वो आपके पास ट्रॉपिक लेवल्स हैं, वो करते क्या हैं? ये एनर्जी के फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल को जाहिर करता है। और आखिरी क्वेश्चन उसके बाद क्विज पे चलते हैं। हमारे पास, अच्छा जी, हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इकोसिस्टम कुछ सालों के अंदर अंदर तब्दील हो जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो है वो तब्दील हो जाता है। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो हमारे पास वो न्यूली फाउंड एरियाज के अंदर जो है वो पाई जाती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो इकोसिस्टम जिसमें तब्दील हो जाता है कुछ टाइम के बाद। हैबिटेट लॉस जो इंसान अभी आजकल कर रहे हैं, कि जिसमें कुछ सालों के बाद हम जिस जगह पे रहते हैं सब के सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे डायनासोर्स कहा जाता है कि एस्ट्रॉयड्स जो है वो टकरा टकरा के उन्होंने खत्म कर दिया। उसी तरह से हैबिटेट हैबिटेट का लॉस का मतलब है कि पूरे का पूरा हैबिटेट जो है वो खत्म हो जाता है, जिस अगर जमीन पे हम रहते हैं वो खत्म हो जाता है। और ये किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। तो हैबिटेट लॉस की वजह क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है
कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे मुझे बताना पड़े। यस, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ? बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक, बोथ, नन। किससे बना है जी आपका? ऑप्शन सी इसका जो है वो ठीक आंसर है। विच इकोसिस्टम इज नोन फॉर सपोर्टिंग 25% ऑफ ऑल मेरीन स्पीशीज? कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जो कि जाना जाता है 25% ऑफ ऑल मेरीन स्पीशीज को सपोर्ट करने के लिए? कोरल रीफ जो है वो जाना जाता है। व्हाट आर द ग्रेट, एक्सीलेंट, what are the organisms called that have a disproportionately large impact on the ecosystem and they can affect the entire community? उनको क्या कहा जाता है जो पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर बड़ा गहरा असर डालते हैं? द ऑप्शन कीस्टोन species is highly important here. What term refers to the rate at which plants convert solar energy into chemical energy through photosynthesis in ecosystem? क्या कहलाएगी ये जो टर्म है हमारे पास? क्या ये कीस्टोन प्रोडक्टिविटी होगी, ट्रॉपिकल लेवल होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, या कुछ और होगा? जी, ये हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी इसका ठीक ऑप्शन है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, which of the following is a major threat to ecosystem and contributes to the habitat loss, species extinction and the climate change? इनमें से कौन सा वाला मेजर थ्रेट है इकोसिस्टम को? ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, which field focuses on repairing and restoring damaged ecosystem to bring them back to a more natural and functional state? Conversion, ecological succession, restoration या ट्रॉपिक डायनामिक्स? Which field focuses on repairing and restoring damaged ecosystem to bring them back to a more natural and functional state? नंबर 6 का जो आंसर मुख्तलिफ आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, रिस्टोरेशन इकोलॉजी इसका जो है वो ठीक आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी। अच्छा जी, what type of succession occurs in newly found areas such as volcanic island और bare rock succession? कौन से वाली सक्सेशन होती होगी जी ये? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी होती है। What percentage of Earth's surface is covered by coral reef, which are known for their high biodiversity? Earth's surface जो है वो कोरल रीफ से कितने परसेंट जो है वो कवर है? ऑप्शन ए लेस देन 1% बिल्कुल ठीक है। Which of the following is not one of the main trophic level in an ecosystem? Producers, consumers, decomposers या transformers? हमारे पास इसका आंसर ट्रांसफॉर्मर्स ही होना चाहिए और वही है। अच्छा जी, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू इकोसिस्टम आइडेंटिफाइड बाय मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट? क्या है जी हमारे पास जो है वो मेजर थ्रेट इसका? हमारे पास इसका मेजर थ्रेट जो है वो पोल्यूशन है। ओके जी, मैंने कहा था कि आगे चल के हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को तफसील से देखेंगे। ये पिछले टॉपिक से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपकी अटेंशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ट्रोपोस्फेयर हमारे पास लोएस्ट लेयर है, सबसे जो निचली लेयर है वो हमारे पास जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जमीन से शुरू होती है, अर्थ की सरफेस से,
और ये तकरीबन 8 से 15 किलोमीटर तक जो है वो ये चलती है। ये ट्रोपोस्फेयर ही है कि जहाँ पे आपके पास मैंने बताया कि वेदर जो है वो फाइन वहाँ पे होते हैं, रिफाइन होते हैं, बनते हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर्स है वो हमारे पास जनरली जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपके पास कम होता चला जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर शायद जो है वो टेम्परेचर जाके बढ़ जाता होगा। ऐसा नहीं है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। हमारे पास द टेम्परेचर चेंज इज नोन एज द लैप्स रेट। लैप्स रेट के तौर पर इसको जो है वो जाना जाता है। Weather occurrences, almost all weather phenomena including clouds, precipitation and storms occur in the troposphere. सारे के सारे जो वेदर को लेके तब्दीलियां हैं, जो चीजें हैं, वो सब की सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जो है वो फाउंड होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये दूसरे नंबर पे हमारी सरफेस आ जाती है और ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है। ये हमारे पास एवरेज एल्टीट्यूड है और ये तकरीबन जो है वो 50 किलोमीटर तक जो है वो ये चलती है। हमारे पास ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर तक रहती है? जमीन से कहाँ तक चलती है? कहाँ तक चलती है? जमीन से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम हमारे पास कहाँ तक जाती है? मैंने बताया था, शाबाश मरियम अफजल, 18 तक जाती है। ये हमारे पास जो है ये 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर रहती है। ओजोन लेयर के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत सी बातें जानते हैं और करते हैं, वो भी यहीं पे पाई जाती है। और मैंने बताया कि ये अब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो टेम्परेचर कहाँ तक जाता है? टेम्परेचर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हमारे पास एल्टीट्यूड बढ़ता है। हमारे पास यहाँ पे ये वो लेयर है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जबकि मैंने उसकी बात कर रहा था इससे पहली लेयर की, यानी ट्रोपो की बात कर रहा था, और मैंने तब जो वो बताया था कि वहां पे टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है। स्ट्रेटो में मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंक्रीज होता है। सो इसमें आपने भूलना नहीं है। वजह क्या है, क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इसमें जो है वो स्ट्रेटो में सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो फिर हमारे पास मेजो आ जाता है। मेजो हमारे पास जो है ये थर्ड लेयर है, और थर्ड लेयर है और ये एटमॉस्फेयर में, और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 85 किलोमीटर तक रहता है। मुझे बताइए कि स्ट्रेटो का कहाँ तक रहता था? बल्कि तीनों का लिखें एक ही मैसेज में, तीनों का एल्टीट्यूड लिखें। तीनों के बारे में लिखें कि तीनों का कहाँ तक रहता है। ग्रेट। द पीपल हु आर साइलेंट। मेसोस्फेयर को देखने की कोशिश की। 85 किलोमीटर तक जो है वो हमारे पास ये इसकी जो है वो मैक्सिमम रेंज रहती है। अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं और टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है, सिर्फ स्ट्रेटो में इंक्रीज होता है अभी तक हमने देखा। जैसे जैसे इसका एल्टीट्यूड जो है वो बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और इतना कम होगा कि कूल्डेस्ट लेयर का अगर टाइटल आप समझें तो वो मेजो के पास ही है। तो हमने कहा द सन मेल्टेड द एर्थ, तो हमारे पास मेल्टेड जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ये कोल्डेस्ट जो है वो लेयर एटमॉस्फेयर की है। इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं, वो है जी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारे पास फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की। और इसके बारे में ये को वेल डिफाइंड अपर लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ये कहा जाए कि देखें 1 से 18 तक हमारे पास मैक्सिमम ट्रोपो आ गया, उसके बाद हमारे पास 50 51 तक स्ट्रेटो आ गया,
85 तक हमारे पास मेसो आ गया, और 85 तक जो है वो थर्मो आ गया। नो, इट्स नॉट द केस। थर्मो जो है वो हमारे पास एक्सटेंड करता है 85 किलोमीटर से ऊपर, जितना भी है वो सारे का सारा हम थर्मो की कैटेगरी में लगा देते हैं, डाल देते हैं। हाई टेम्परेचर इन थर्मोस्फेयर जो है वो, थर्मोस्फेयर जो है वो, इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई होता है। थर्मोस्फेयर जो है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि यहाँ पे ये सूरज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। और लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सबसे कम होती है वो एयर की डेंसिटी है। एयर की डेंसिटी जो है वो यहाँ पे सबसे कम होती है। सो अब जो है वो यहाँ से हम जो आगे चलते हैं और एक क्विज में से गुजरते हैं। लेट्स, ठीक है, आपने इसमें से जो है वो क्या समझा? ओह, एक्सोस्फेयर और आइनोस्फेयर भी हैं, ग्रेट। अच्छा, एक्सोस्फेयर हमारे पास वो लेयर है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और ये जनरली जो है हमारे पास ट्रांजिशंस अदर स्पेस के अंदर हो जाती है, यानी कि जहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स घूमती हैं, और यूं समझ लीजिए कि हम यहाँ से दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सैटेलाइट्स घूमते हैं, जहाँ पे स्पेस स्टेशन मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत कम ही गैस मालिक्यूल पाए जाते हैं, और यहाँ पे मैंने बताया कि सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद हैं। आइनोस्फेयर हमारे पास वो वाली जो लेयर है, वो वाली स्फीयर्स है, जहाँ पे ये आपके जो बिजली जो कड़कती है, बादल जो गरजते हैं, ये वहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। ये वो रीजन है हमारे पास जो है जहाँ पे आयंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रेडियो वेव्स के गुजरने में। तो जब आप रेडियो वेव्स जो हैं वो अगर यहाँ पे बैठे हैं और दूर दूर तक जो चीज़ें हैं अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर होने वाले मैचेस को देख पाते हैं, तो उसके अंदर आपके आयनोस्फीयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर एंड कंपोजिशन। ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स मैंने आपको बताई, इनकी कंपोजिशन समझ लीजिएगा। नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। ये इसकी कंपोजिशन है। सो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 78 और ऑक्सीजन 21%। लेकिन ये कंपोजिशन सबके सब लेयर्स की नहीं है, ज़्यादातर में तकरीबन ये है, लेकिन कुछ में मुख्तलिफ भी होती है। इन लेयर्स का काम क्या है? ये लेयर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्टिव लेयर्स के तौर पर भी जानी जाती हैं। अगर ज़मीन पे ज़िंदगी मौजूद है तो उस ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी वजह इन्हीं लेयर्स की है, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस को रोक के रखती हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन है। जो ट्रांजिशन है जब हम थर्मोस्फेयर से एक्सोस्फेयर की तरफ जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्मोस्फेयर से एक्सोस्फेयर की तरफ जो ट्रांजिशन है, ये सिग्निफिकेंट है स्पेस की एक्सप्लोरेशन के लिए। यही वो पर्टिकुलर हमारे पास पॉइंट है जो बाउंड्री बनाता है कि ज़मीन का एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है, जहाँ पे हम फर्क नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे ये ज़मीन का एटमॉस्फेयर है, ये स्पेस का एटमॉस्फेयर। ये सारी की सारी वो डिटेल्स हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन और एटमॉस्फेयर के बारे में। चलिए अब हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस? विच वन इज? वेरी गुड मानूर, समीदा, नईम, ग्रेट। हमारे पास जो है वो इसका सही आंसर ट्रोपो है, एक्सेलेंट। सेकंड पे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर? व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पांसिबल, गौर से देखिएगा इसको, for the temperature decrease with increasing altitude in the troposphere? The answer is left straight. Okay, हमारे पास in which atmospheric layer does the ozone layer exist? आसान क्वेश्चन है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये पाई जाती है। एक्सीलेंट। Why is the stratosphere warmer at higher altitude compared to the troposphere? Compared to the troposphere?
व्हाट इज द रीजन व्हाई स्ट्रेटोस्फेयर इज वार्मर एट हायर एल्टीट्यूड? क्यों ये वार्मर है हमारे पास? हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, शबाना। ऑप्शन ए, ड्यू टू, जिन लोगों ने इसको नहीं ध्यान से अटेंड किया हुआ उनको नहीं पता चल रहा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन अब्सॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन फॉर कंटेनिंग द कूलेस्ट टेम्परेचर? कहाँ पे है कूलेस्ट टेम्परेचर हमने देखा? जो सबसे ठंडा है, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है। एक्सलेंट इंफ्रा, वो हमारे पास मेसोस्फेयर है। मेसो ही है जहाँ पे कुछ ठंडा है, सबसे ज्यादा ठंडा है। What is the primary reason for the high temperature in the thermosphere despite the higher altitude? What is the primary reason for the high temperature in thermosphere despite its high altitude? Absorption of solar radiation. Great. आगे चलते हैं. Which layer of atmosphere contains the ionosphere important for radio wave reflection? Which layer of atmosphere contains the ionosphere important for radio wave reflection? नंबर 7 है जी, और इसका आंसर उसने दिया डी, थर्मोस्फेयर इसका सही आंसर जो है वो मौजूद है. व्हाट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रांजिशनिंग इनटू द स्पेस? वो कौन सी है जी जो आउटर मोस्ट लेयर है और वो ट्रांजिशन कर रही है स्पेस के अंदर जो है? एक्सीलेंट इंफ्रा, वेरी गुड. ये हमारे पास एक्सोस्फेयर है. What is the primary gas composition of the Earth's atmosphere regardless of the atmospheric layer? क्या होता है इनके अंदर जो है वो दोनों के अंदर? हमने समझने की कोशिश की थी अभी कुछ ही देर पहले. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल ठीक रहेगा. आगे देखते हैं. Which atmospheric layer plays a critical role in moderating temperature extremes and protecting life on Earth from harmful radiation? कौन सी जो लेयर है वो प्ले करती है क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करते हैं? क्या ट्रोपो करती है, मेसो करती है, थर्मो करती है या एक्सो करती है? आप स्ट्रेटो को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन स्ट्रेटो अगर नहीं मिल रही तो उसके करीब तरीन कोई और देख लीजिए जो प्रोटेक्ट करती है. मॉडरेटिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की बात कर रहा है. मॉडरेटिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, कहाँ पे बादल बनते हैं और कहाँ पे वो जो है वो मॉडरेट करने की कोशिश करता है? हमारे पास ट्रोपो है. बिल्कुल ठीक लिखा आपने. एक्सीलेंट हमारे पास. चलिए, हमने काफ़ी फैक्ट्स को देखा. अब ज़रा कुछ कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं. अब की दफ़ा हम कॉन्टिनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं. कॉन्टिनेंट्स हमारे पास जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ज़मीन पर. हमारे पास अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है. हमारे पास जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं. अब हम अगर इनको समझना चाहते हैं तो हमें इनकी रैंकिंग को जो है वो समझना पड़ेगा. अगर हम इनकी रैंकिंग को समझ गए तो इट मीन्स कि सारी की सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी. हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इनकी डिटेल्स हैं. इन तमाम को देखेंगे. सर, एरोप्लेन ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जो है वो अक्सर औकात जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं. मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ट्रोपोस्फेयर ज़मीन से जो है वो शुरू होकर तकरीबन 8 से 15 किलोमीटर के ऊपर तक जो है वो मौजूद रहता है. ठीक है.
हमारे पास जो है यहाँ तक ये मौजूद रहता है। तो जब ये यहाँ तक मौजूद रहता है तो ये उसमें ही जो है वो मौजूद होते हैं, उसी में ये परवाज करते हैं। और इसमें जो है ज़्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस पाई जाती हैं, तो उसी में होता है। एग्जोस्फीयर से वैक्यूम स्टार्ट हो जाती है? नहीं, एग्जोस्फीयर से आगे वैक्यूम स्टार्ट नहीं होती। एग्जोस्फीयर में भी थोड़ा सा गैस जो है वो मौजूद होता है, लेकिन ये बहुत ही कम प्रेशर में होता है और इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। एग्जोस्फीयर जमीन के एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और इसमें एटमॉस्फेयर की गैसेस जो हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं कि वहां पर प्रैक्टिकली एक वैक्यूम की तरह का माहौल होता है, लेकिन पूरी तरह का वैक्यूम एग्जोस्फीयर में नहीं होता। ठीक है। और ये ग्रेजुअल जो है वो हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशन होता रहता है। एग्जोस्फेयर में अगर आप ये कहें कि वैक्यूम होता है, द आंसर इज नो। नहीं, वहां पे वैक्यूम नहीं होता। वहां पे गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं और ये गैसेस जो हैं वो इतनी कम जो है वो मकदार में मौजूद होते हैं कि हम यूं तो कह सकते हैं कि हाँ, तकरीबन जो है वो हमारे पास जो है वो वैक्यूम है। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, और लेकिन वन सेकेंड की डेंसिटी बहुत कम होती है, प्रेशर बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके डिटेल्स है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लैंड एरिया रैंकिंग। एशिया जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कवर करता है 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। जरा गौर कीजिएगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 30% हमारे पास लैंड एरिया को ये कवर करता है। अब इट इज़ फॉलोड बाय अफ्रीका, इसके बाद अफ्रीका आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया वाइज रैंकिंग है। ठीक है। पहले हमारे पास आ जाता है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है जी एशिया की? एशिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बट ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलस। हमारे पास इसकी जो पॉपुलेशन है 4.6 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है। अफ्रीका जो है वो इसके बाद दूसरा मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे 1.4 बिलियन जो है वो लोग रहते हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास कौन सा है? जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट है। क्यों? लैंड एरिया से। लेकिन बाजू का जो है, जब इसे आप कंट्री के तौर पर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को लोग कुछ समझते हैं कि ये सिर्फ एक कंट्री है। ठीक है। लेकिन ये एक कंट्री कॉन्टिनेंट भी है और एक नेशन भी है। ऑस्ट्रेलिया एक पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये बेसिकली एक थ्योरी है जो हमारे पास पूछा जाता है। ये थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की किसने दी थी? नाम आपके लिए ज़रूरी है कि आप याद रखेंगे। हमारे पास एल्फ्रेड वेंडर जो है वो उन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। उन्होंने ये सजेस्ट किया था, बताया था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक वक्त था सुपर कॉन्टिनेंट्स का ये हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें हम जो है वो पेंगिया जो है वो कहा करते थे। ठीक है। पेंगिया से वक्त गुजरने के साथ साथ ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए। इस कॉन्टिनेंट को कि जिसमें अल्फ्रेड वेंगर ये कहते हैं कि मेन कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट से ये अलग हो गए, इसे हम पेंगिया कहते हैं और इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। एशिया के अंदर और क्या पाया जाता है? हाईएस्ट जो हमारे पास जो है वो माउंटेन रेंज है, हिमालय है, वो एशिया के अंदर है, पूछ लेता है। ठीक है। ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट मौजूद है, जो कि पूरे अर्थ पर सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास माउंटेन। लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल है वो हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है? वो अफ्रीका के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर जिसकी लेंथ मैंने बताई थी 6650, यानी कि 6650 किलोमीटर। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। ये बात मैंने बताई थी आपके पास आपको। और ये भी बताया था कि इसका एरिया कितना है, 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर। सो पूछा जाता है कि लैंग्वेजेस कितनी हैं, 100 हैं या 1000 हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कुछ हमारे पास कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जैसे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, जहाँ पे हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के मुख्तलिफ जिंदा पाए जाने वाले जो जानदार हैं उनकी जो है वो बारे में बात करता है। तो ये हॉटस्पॉट जैसे आप मोबाइल फोन्स की ऑन कर लेते हो,
वैसे जो दूसरे एक हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जब दूसरे सिस्टम को या दूसरी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स हैं। कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स हैं, बड़ा मुश्किल है कि हम ये कहें कि एक कॉन्टिनेंट जो है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। ये बाउंड्रीज जो हैं वो हमारे पास बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो है यहाँ से continental boundaries can vary with some continents having clearly defined borders while others like Europe and Asia share a land mass without a clear natural border। तो कौन सा हमारे पास जो है वो दो कॉन्टिनेंट हैं जो लैंड मैस को शेयर करते हैं क्लियरली नेचुरल बॉर्डर के बगैर, तो वो हमारे पास आ जाते हैं एशिया और यूरोप। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो है जो बातें इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। Each continent boasts unique natural wonders from the Grand Canyon in North America। ठीक है, इसका वो भी हम नहीं करेंगे। चलिए जी, हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो उन्हें देखते हैं। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ? कितने जी कॉन्टिनेंट्स हैं जमीन पर? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन टोटल आर देयर? द आंसर इज 7। वेरी गुड मरियम। Which continent is the largest in terms of land area? सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे पास मोस्ट पॉपुलस है? यस, हमारे पास एशिया है। विच कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट बट बोथ इन लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। Who proposed the theory of continental drift, suggesting that continents were once part of supercontinent called Pangaea? आइजक न्यूटन था, हमारे पास अल्फ्रेड विंगर था, अल्फ्रेड था। Which mountain range located in Asia includes Mount Everest, the tallest peak on the earth? Very good, Himalaya. Which river in Africa is the longest in the world? Nile. Which continent is home to the Sahara Desert, the largest hot desert in the world? कहाँ पे है जी ये सहारा डेजर्ट? Very good, Mariam Afzal. It is Africa. Which continent is known for its rich biodiversity and unique ecosystem, including the Amazon rainforest? कौन है जी हमारे पास यूनिक इकोसिस्टम के लिए भी जाना जाता है और अमेज़न भी उसमें है वहीं पे? नाइन्थ का आंसर हमारे पास जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका आंसर है जी। Which continent's borders are often considered less defined as it shows a landmass with other continent without a clear natural border? जी। Which continent's borders are often considered less defined as it shares a landmass with other continent without a clear natural border? Asia, Europe, Europe. The answer of this question is Asia। अब हमारे पास एशिया आ जाता है। एशिया क्या है? लार्जेस्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है। इसकी डाइवर्सिटी को चूंकि ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है
आई एम श्योर कि ये याद रखना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होता है। तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लेंगे और आपके लिए ये फाइल जो है, नहीं प्लीज़, इसको मैं आपके साथ ना लिंक नहीं शेयर कर दूंगा, प्लीज़ वहाँ से ना ये डाउनलोड करके भेज दीजिएगा। ये हमारे पास डेली बेसिस पे वहीं पर अपडेट हो जाएगी। तो ये जो है वो आपने करनी है शेयर। फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े से ड्राई हैं, हम यहाँ पे रुकेंगे, इनको तैयार करते चले जाइए। कल की क्लास से ऑनवर्ड्स ना हम लोग जो हैं, बिकॉज यू पीपल आर ऑन द ट्रैक नो, तो डेली बेसिस पे हमारा जो एक सिलसिला है 100 क्विज़ेस का, एमसीक्यूज का, हम वो भी डेली बेसिस पे देना शुरू कर देंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हमारे पास थोड़े रैंडम क्वेश्चंस होंगे, जैसे यूं कह लीजिए कि जिसे आप रट्टा लगाया करते थे, इसमें तो मैं समझाता हूँ, क्विज देता हूँ। तो वो एक फाइल भी आपके पास डेली बेसिस पे आ जाएगी कि जिसमें आपने 100 एमसीक्यूज को डेली बेसिस पे याद करना होगा। दैट इज समथिंग फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करें, एंड आई एम श्योर कि यू पीपल आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट, और आपको पता चल रहा है क्या चीज़ें आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे हम एक स्टॉप लेते हैं, एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू inshallah tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.